पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का है मेंडल्स लॉ लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टरिस्टिक। यूनिट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये हुआ कि जितना भी कैरेक्टर रहता है वो खुद में इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि मान लेते हैं दो पी प्लांट हैं, एक में रेड फ्लावर है एंड टॉल है, और दूसरा जो प्लांट है जिसमें कि रेड फ्लावर है लेकिन वो हाइट उसका शॉर्ट है। तो अगर दोनों क्रॉस करेंगे तो इससे मतलब नहीं रहेगा कि ये फ्लावर का कलर या फिर हाइट से, सभी अपना अपना इंडिपेंडेंट है। अगर फ्लावर रेड है तो उससे मतलब नहीं है कि हाइट भी डोमिनेंट होना चाहिए। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिस टाइम पे गैमेट्स फॉर्म होता है उसमें पहले पेयर से सेपरेट होता है, उसके बाद फिर वापस वो सेग्रीगेट होता है ऑफस्प्रिंग में, मतलब जो भी उसका न्यू बॉर्न होगा, वो फ्लावर है तो उसका जो भी सीड होता है उसमें। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेट करेगा वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, मतलब जो शो करता है उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद है प्योरिटी ऑफ गेमेट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का ह्यूमन आई और कैमरा के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम सब जानते हैं ह्यूमन आई जो एक विजुअल ऑर्गन है और कैमरा ऑप्टिकल इक्विपमेंट है। ह्यूमन आई जो लाइट को सेंस करता है वो लिविंग सेल के द्वारा करता है, जबकि कैमरा जो है वो डायफ्राम के द्वारा करता है। फोकल लेंथ जो होता है ह्यूमन आई का वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब चेंज होते रहता है, जबकि कैमरा का जो होता है फिक्स रहता है। ह्यूमन आई जो है 3 डिग्री ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट को देख सकता है, जबकि कैमरा सिर्फ 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट को देखता है। इमेज जिस जगह भी बनता है उसके लिए ह्यूमन आई में रेटिना होता है, जबकि कैमरा में फोटोग्राफिक फिल्म होता है। ह्यूमन आई जो कि फ्लेक्सिबल ऑर्गन है, जबकि कैमरा एक रिजिड बॉडी है। ह्यूमन आई में स्टोरेज नहीं होता है, मतलब एक बार जो देख लिए वो उसी समय इरेज हो जाता है, बहुत कम समय के लिए रहता है, जबकि कैमरा में तो वो तो स्टोर करने के लिए ही रखते हैं। अब बायोलॉजी फॉर इंजीनियर, तो ये बेसिक हम लोग को अपने लाइफ स्टाइल को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है। जो भी इंजीनियर बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग काम करते हैं, तो उसके लिए ये इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज रहना ज़रूरी है। या कहीं उसके लिए इंजीनियरिंग का बायोलॉजी इसको जरूरी पड़ता है। उसके बाद है जब भी एक इंजीनियर बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ता है, जो भी बायोलॉजिकल इंजीनियर होता है वो पहले बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ता है, उसी को इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का एप्लीकेशन यूज करके उसके लिए सॉल्यूशन खोजने में हेल्प करता है। इसीलिए इंजीनियर्स को बायोलॉजी आना चाहिए। और बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि इंजीनियर्स को डिजाइन करना पड़ता है, तो उसके पास बायोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ताकि वो उसके अनुसार डिजाइन कर सके। और एक बायोमिमिक्री के लिए, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जैसे बोन या फिर और अलग अलग पार्ट हैं किस तरह से फंक्शन करता है, इस चीज़ को हम लोग जान के रोबोट बनाना है तो वो हम लोग उसको बनाने में मदद करता है। बर्ड का फ्लाई कैसे करते हैं ये सब देख के हम लोग एयरक्राफ्ट जैसे चीज़ बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का भी डिफरेंस नहीं पूछना है तो अलग अलग पूछना है, या तो डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो जानते हैं फोटोसिंथेसिस सिर्फ जो कि प्लांट होता है उसी में हो सकता है, जबकि ये रेस्पिरेशन जो होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में जरूरी पड़ता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, जबकि रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जरूरत पड़ता है, जो कि वापस सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, जबकि रेस्पिरेशन के टाइम में ग्लूकोज और वाटर
का जरूरी पड़ता है। अब फोटोसिंथेसिस में देखें तो हम लोग प्रोडक्ट हम लोग को ग्लूकोज मिलता है, और जब रेस्पिरेशन होता है हम लोग को उसमें एनर्जी मिलता है। और फोटोसिंथेसिस मेनली डे टाइम में भी होता है, मतलब रात टाइम में भी होता है ऑप्शन ऑफ सनलाइट में, लेकिन वो बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग नेगलेक्ट करते हैं जनरली। और रेस्पिरेशन जो होता है हम लोग का हर टाइम होते रहता है। फोटोसिंथेसिस एक कंस्ट्रक्टिव है प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस को इंडोथर्मिक कहते हैं, इंडोथर्मिक इसलिए कि वो हीट लेता है, और रेस्पिरेशन को हम लोग एनर्जोनिक कहते हैं, या फिर एक्सोथर्मिक भी कभी कभी कहते हैं, लेकिन एनर्जोनिक सही ज़्यादा है। एंजाइम एक्शन के लिए एक सबसे फेमस जो है की एंड लॉक थ्योरम है। इसको आंसर करने के सबसे पहले एक्टिव साइट को हम लोग डिफाइन कर देंगे। एक्टिव साइट क्या चीज़ है? जितना भी एंजाइम होता है वो हर जगह रिएक्टिव नहीं होता है, सिर्फ उसका कुछ पार्ट ही रिएक्टिव होता है। तो जो पार्ट में एक्शन होता है उसको हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं। और उसका सबस्ट्रेट होता है, तो सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब दोनों का अगर आपस में सिर्फ एक दूसरे के अपोजिट होता है, ताकि ये एक दूसरे में फिक्स हो जाए, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, एंजाइम और प्रोडक्ट फॉर्म करता है। डीएनए के बारे में या आरएनए के बारे में पूछ सकता है, या फिर दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो डिफरेंस के ऊपर में याद रखिएगा, ज़्यादा दो क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ेगा, एक में काम चल जाएगा। डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होता है, और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए में डायऑक्सी राइबोस शुगर मिलता है रहता है, और आरएनए में राइबोस शुगर रहता है। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम आता है, जबकि आरएनए जो होता है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। डीएनए मेनली सिर्फ न्यूक्लियस में पाया जाता है, मेनली न्यूक्लियस में पाया जाता है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म है जो न्यूक्लियस से बाहर भी रहता है, जबकि आरएनए जो है न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म राइबोसोम इस जगह पाया जाता है। डीएनए काफ़ी स्टेबल होता है, और आरएनए बहुत उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। डीएनए का ये मॉडल है डबल हेलिकल मॉडल, और आरएनए सिंगल हेलिकल मॉडल होता है। इमेज भी वगैरह देख लेना है। और एक फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूछा जाता है जनरली, तो आपको जीरोथ का जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। फर्स्ट लॉ बताता है साइक्लिक प्रोसेस में एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। और सेकंड लॉ जो है टोटल एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है, इस बात को बताता है। तो ये तीनों लॉ को एक बार देख लेना है। और ये कुछ क्वेश्चन है जो कि कभी कभी पूछा जाता है, ये सब भी आपको देख लेना है। ये है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का बायोलॉजी का, जो कि मैक्सिमम चांस है ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं।